एक काटी हुई जुबान और एक काटी हुई उंगली, और एक पुलिस वाला जिसने पैसों के लिए बेगुनाहों को बलि का बकरा बना दिया। ये कहानी आखिरी सेकंड तक आपको हिलाए रखेगी। फिल्म की शुरुआत होती है सीआई एंटनी से। एंटनी शहर का एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है जिसका काम पैसा लेकर केस दबाना है। एक दिन उसके पास दीप्ति नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ आती है। दीप्ति कहती है कि राजीव नाम के लड़के ने उसका शोषण किया है और वो उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहती है। एंटनी पहले से ही राजीव के बाप मुरली से पैसा खा चुका होता है, इसलिए वो उल्टा दीप्ति को ही धमकाने लगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे सब दोस्तों से पता कर लिया है, तुम तो राजीव के साथ रिलेशनशिप में थी, अब अचानक क्या हो गया? जो हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती है। राजीव और उसका बाप मुरली बहुत अमीर और ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ केस करोगी तो तुम्हारा ही फ्यूचर बर्बाद होगा, इसलिए ये केस यहीं भूल जाओ। एंटनी की इन धमकी भरी बातों से दीप्ति की मां बहुत डर जाती है। वो तुरंत कहती है, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी, और दीप्ति को खींचकर ऑटो में बिठाकर वहां से ले जाती है। ऑटो में दीप्ति रो रो कर कहती है, मां तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? हाँ, मैं राजीव के साथ घूमी थी, ये सच है, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत था। इस पर उसकी मां कहती है, मैं बड़ी मुश्किल से लोगों से उधार लेकर तुम्हें पढ़ा रही हूं, अगर हम इस पुलिस केस में फंस गए तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। अपनी ही मां से ये सुनकर दीप्ति बिल्कुल टूट जाती है। तभी सामने से एक तेज लॉरी आती है और दीप्ति अचानक उस लॉरी के सामने कूद जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इधर एंटनी अपने सीनियर ऑफिसर को फोन करके कहता है, सर आपने जैसे कहा था मैंने वो केस क्लोज कर दिया है। सीनियर कहता है, शाबाश, अब एक काम करो, मुरली को फोन करके बोलो 5 लाख रुपए भिजवा दे। यहीं से हमें एंटनी की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है। एंटनी का एक बेटा है जिसका नाम फिलिप है। बाप बेटे के बीच बिल्कुल बात नहीं होती। इसकी वजह यह है कि एंटनी अपनी पत्नी मैरी की मौत का जिम्मेदार फिलिप को मानता है। मैरी की मौत फिलिप को जन्म देते वक्त हुई थी, इसलिए एंटनी बचपन से ही उससे नफरत करता आया है। लेकिन धीरे धीरे एंटनी को एहसास होता है कि उसके पास अपनी बेटे के सिवा दुनिया में कोई नहीं बचा। वो फिलिप से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर फिलिप अपने पिता में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हारकर एंटनी अपने एक दोस्त जो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसके पास जाता है। डॉक्टर उसे समझाता है, तुम्हें अपना ईगो साइड में रखना होगा, तुम आज भी मैरी की मौत के लिए फिलिप को दोष देते हो, इसी नफरत ने तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर दिया है। डॉक्टर की बात मानकर एंटनी एक दिन फिलिप को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि दोनों साथ वक्त बिता सकें। वहीं पर ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाली एक लॉ स्टूडेंट आइरीन आती है। आइरीन दीप्ति की बेस्ट फ्रेंड थी। वो दीप्ति के खून से सने कपड़े लाकर एंटनी के सामने फेंक देती है और चिल्लाती है, देखो इस पर कितना खून लगा है, तुम्हारी पैसों की भूख की वजह से एक लड़की मारी गई है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फिलिप जब ये सब देखता है तो आइरीन को रोकने की कोशिश करता है, पर आइरीन उसे भी डांटकर वहां से चली जाती है। उसे पता था कि दीप्ति ने पुलिस की वजह से ही अपनी जान दी थी। अब कहानी का दूसरा मेन किरदार सामने आता है, सैमुअल। सैमुअल एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था। बचपन से ही उसका आईक्यू बहुत हाई था, इसलिए आश्रम के टीचर्स ने उसे कंप्यूटर सिखाया। सैमुअल ने एथिकल हैकिंग में महारत हासिल कर ली और बाद में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक साइबर सिक्योरिटी फर्म शुरू की। लेकिन उसके दोस्त ने लालच में आकर एक गवर्नमेंट ऑफिस को हैक करके सारा डेटा नक्सलियों को बेच दिया। जब पुलिस को यह पता चला तो सैमुअल और उसके दोस्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वजह से सैमुअल का बना बनाया करियर और जॉब दोनों खत्म हो गए। अब सैमुअल ने हैकिंग छोड़ दी है और डेटा रिकवरी का काम करता है। वो अपनी पत्नी टेरिसा और अपनी इकलौती बेटी आइरीन के साथ खुशी से रहता है। आइरीन वही लॉ स्टूडेंट है जो एंटनी से टकराई थी। एक दिन आइरीन कुछ दिन के लिए अपने घर आती है। सैमुअल और टेरिसा बहुत खुश होते हैं। परिवार के साथ वक्त बिताकर 3 दिन बाद आइरीन वापस सिटी के लिए निकल जाती है। उसी रात एंटनी को खबर मिलती है कि उसका बेटा फिलिप अपने दोस्त राजीव के साथ एक होटल के कमरे में ड्रग्स ले रहा है। ये सुनकर एंटनी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और होटल में पहुंचकर दोनों को बुरी तरह पीटता है। वो राजीव से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरे बेटे से दूर रहा कर, फिर भी तू उसके पास क्यों आता है? इस मारपीट में फिलिप मौका देखकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह सैमुअल अपनी बेटी आइरीन को फोन करता है, पर आइरीन फोन नहीं उठाती। सैमुअल का दिल घबराने लगता है। वो आइरीन की दोस्त वीना को फोन करके पूछता है, मेरी बेटी कल सुबह निकली थी, क्या वो अपने फ्लैट पर पहुंची? वीना तुरंत आइरीन के फ्लैट पर जाती है, पर घर पूरा खाली मिलता है। ये सुनकर सैमुअल और वीना तुरंत सीआई एंटनी के पुलिस स्टेशन जाकर आइरीन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। सैमुअल कहता है, मेरी बेटी कल रात से मिसिंग है। एंटनी पूछता है, किसी पर शक है? तब सैमुअल को याद आता है, जब आइरीन घर आई थी तब राजीव उसे फोन पर धमका रहा था कि ये दीप्ति वाला केस छोड़ दे। आइरीन ने बताया था, 1 साल पहले दीप्ति के साथ राजीव ने बहुत गलत किया था और मैं उसी केस को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूं, इसीलिए राजीव मुझे धमका रहा है। ये याद आते ही सैमुअल कहता है, मुझे राजीव पर शक है।
एंटनी पूछता है, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? सैम्यूल कहता है, आयरीन। नाम सुनते ही एंटनी का चेहरा उतर जाता है। वो बहुत शॉक हो जाता है। पास खड़ा कांस्टेबल जॉनी भी घबरा जाता है। उसके रिएक्शन से साफ लगता है कि आयरीन के गायब होने में एंटनी का कोई न कोई कनेक्शन है। पर एंटनी जल्दी से बात संभालता है। सैम्यूल वहां से निकलकर सब इंस्पेक्टर देवन से मिलता है, जिसके पास आयरीन के काफी कॉल्स आए थे। देवन बताता है, तुम्हारी बेटी सीआई एंटनी के खिलाफ केस फाइल कर रही थी। अगले हफ्ते दीप्ति केस की हियरिंग है और आयरीन उस केस में अकेली गवाह थी। अगर वो गवाही नहीं देती तो सबसे बड़ा फायदा एंटनी को ही होता। ये सुनकर सैम्यूल और डर जाता है। दूसरी तरफ मीडिया में आयरीन के मिसिंग होने की खबर चल रही होती है। एंटनी अपनी टीम, लेडी ऑफिसर विद्या और जॉनी के साथ आयरीन के कॉलेज से उसके अपार्टमेंट तक के तीनों रास्तों को चेक करता है। वो खुद एक रास्ते पर बनी मेडिकल शॉप पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है और यहीं पर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। सीसीटीवी में दिखता है कि जब आयरीन घर से निकली थी तब वो मेडिकल शॉप के पास अपनी कार रोककर फोन पर बात कर रही थी। तभी नशे में धुत एंटनी वहां आता है और उसकी कार पर चिल्लाता है, तुम बड़ा कानून झाड़ती हो तो नो पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी की है? आयरीन कहती है, आप नशे में हैं, कल बात करेंगे, और वहां से चली जाती है। एंटनी गुस्से में उसका पीछा करने लगता है और ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। एंटनी जब ये फुटेज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उस फुटेज को डिलीट कर देता है और दुकान के मालिक को धमकाकर कहता है, किसी को मत बताना, कह देना तुम्हारा सीसीटीवी 1 महीने से खराब है। इधर वीना सीधा राजीव के पास जाकर कहती है, तूने ही आयरीन के साथ कुछ किया है, सच बता। राजीव कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद वीना एंटनी के पास जाकर कहती है, राजीव मेरा कजिन है और मुझे उसी पर शक है। एंटनी कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या आयरीन को पता था? वीना कहती है, नहीं, उसे पता चलता तो वो मुझे ही गलत समझती, इसीलिए मैंने ये बात उससे छुपाई थी। रात को जंगल में आयरीन की डेड बॉडी मिलती है। फॉरेंसिक डॉक्टर एंटनी को बताता है, लड़की को बहुत बेरहमी से मारा गया है। उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन उसकी जुबान और सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर काट दी गई है। जिसने भी ये किया है बहुत ज्यादा गुस्से में किया है। ये सुनकर सैम्यूअल फूट फूट कर रोने लगता है। अगली सुबह सीनियर ऑफिसर एंटनी को बुलाता है और कहता है, कल से आयरीन का केस ऑफिसर फिरोज और उसकी टीम हैंडल करेगी, क्योंकि आयरीन के पिता ने कंप्लेंट की है कि ये केस तुम हैंडल ना करो। केस हाथ में लेते ही फिरोज विद्या से कहता है, हमें अभी तक कातिल का कोई क्लू नहीं मिला, मुझे सैम्यूअल की फैमिली के बारे में डिटेल में बताओ। विद्या बताती है, सैम्यूअल आश्रम में बड़ा हुआ, हाई आईक्यू वाला, एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी फर्म, दोस्त ने डेटा नक्सलियों को दिया, गिरफ्तारी और करियर खत्म। इधर एंटनी अपने घर में फिलिप के साथ होता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि आयरीन की मौत के पीछे एंटनी का हाथ हो सकता है, क्योंकि आयरीन दीप्ति केस की सोलो विटनेस थी। ये सुनकर फिलिप अपने पिता से कहता है, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद अपनी गिरेबान में झांको, और घर छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही हर थ्रिगर फिल्म की पूरी कहानी सुनने के लिए मूवी स्नैपशॉट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सैम्यूअल अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढने के लिए खुद जांच शुरू कर देता है। दूसरी तरफ फिरोज की टीम भी लगी है। फिरोज सीनियर को बताता है, प्राइम सस्पेक्ट राजीव है, पर राजीव तब से ही मिसिंग है। इधर एंटनी एक और बार का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवाता है, जिसमें वो दारू पीता हुआ दिख रहा था। तभी राजीव के घर एक पार्सल आता है और उसी वक्त राजीव का फोन एक्टिव होता है। पुलिस तुरंत लोकेशन ट्रेस करती है और एंटनी और फिरोज वहां पहुंचते हैं, पर फोन तो राजीव के घर में ही रखा होता है। पार्सल में राजीव का फोन था। फोन खोलते ही एक वीडियो चलती है, जिसमें सैम्यूअल कहता है, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार जो भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वीडियो में सैम्यूअल राजीव को एक बैग में बंद करके कुत्तों के आगे फेंक देता है और कुत्ते उसे काटकर मार डालते हैं। वीडियो में ही सैम्यूअल एंटनी से कहता है, मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार तुम भी हो, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, अगर हिम्मत है तो मुझे ढूंढ लो, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। उसी रात एक रिपोर्टर एंटनी के पास आता है और कहता है, सर, हमें किसी ने कॉल करके कहा है कि आयरीन केस का आरोपी आपके स्टेशन में सरेंडर करेगा। सब पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं। तभी सैम्यूअल खुद कार से पुलिस स्टेशन के सामने आता है। मीडिया उससे सवाल करने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे तुरंत अंदर ले जाती है। अंदर सैम्यूअल एंटनी से पूछता है, क्या तुमने ही मेरी बेटी को मारा है? एंटनी कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तब सैम्यूअल वो डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज वापस चलाकर दिखाता है जो एंटनी ने डिलीट किया था। विद्या और जॉनी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में एंटनी ने ही आयरीन को मारा है। सैम्यूअल कहता है, सच बुलवाने के लिए एक कॉल करवाता हूं, और एंटनी का फोन लेकर एक नंबर डायल करता है। कॉल फिलिप उठाता है। एंटनी आवाज पहचानता है कि ये उसका बेटा फिलिप है। एंटनी पूछता है, तुम कहां हो? फिलिप डरते हुए कहता है, पापा, मुझे एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है, मेरे पास एक पुराना नोकिया फोन है, इसलिए मैं लोकेशन भी नहीं भेज सकता। ये सुनकर एंटनी गुस्से में सैम्यूअल को पीटने लगता है, मेरे बेटे को बीच में क्यों ला रहे हो? तभी सैम्यूअल कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं मौत से डरता हूं? और जेब से जहर की बोतल निकालकर पी लेता है।
वो कहता है, अब मैं सिर्फ 5 मिनट जिंदा रहूंगा, तब तक सोचकर बताओ तुमने क्या किया था, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे बेटे को कहां दफनाया गया है। एंटनी कहता है, मैं सच कह रहा हूं, मैंने आयरीन को नहीं मारा, प्लीज बताओ मेरा बेटा कहां है। सैम्यूल कहता है, जहां तुम्हारे बेटे को दफनाया है वहां से मैं 15 मिनट में आया हूं, और आखिर में हैप्पी फादर्स डे कहकर वहीं मर जाता है। एंटनी शॉक में आ जाता है और तुरंत जॉनी और विद्या से कहता है, सैम्यूल की बॉडी को बिना मीडिया को पता चले हॉस्पिटल पहुंचाओ। फिर अपनी टीम को ऑर्डर देता है, यहां से 15 मिनट के रेडियस में जितनी भी जगहें हैं, हर जगह मेरे बेटे को ढूंढो। इधर मीडिया वही सीसीटीवी फुटेज दिखा रही होती है जिसमें एंटनी नशे में आयरीन का पीछा कर रहा था और कह रही होती है आयरीन मर्डर के पीछे एंटनी का हाथ हो सकता है। थोड़ी देर बाद विद्या सैम्यूल की फाइल लाकर एंटनी को दिखाती है। फाइल देखकर एंटनी शॉक हो जाता है। सैम्यूल साइबर सिक्योरिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था। विद्या कहती है सैम्यूल बहुत इंटेलिजेंट है, उसने फिलिप को जो नंबर दिया था वो अहमद मुस्तफा नाम के आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसकी लोकेशन कभी कोलकाता तो कभी श्रीलंका दिखाती है, इसलिए साइबर टीम ट्रेस नहीं कर पा रही। विद्या कहती है एक आखिरी बार फिलिप को कॉल करके देखो। एंटनी कॉल करता है पर अचानक फोन स्विच ऑफ हो जाता है। एंटनी और डर जाता है। तभी एक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि अहमद मुस्तफा के खिलाफ एक शोषण का केस दर्ज था, वो जेल गया था और रिहा होने के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। ये सुनकर एंटनी को अपना पुराना पाप याद आने लगता है। असल में वो जुर्म किसी और ने किया था, पर एंटनी ने पैसों के लिए एक शरीफ आदमी अहमद मुस्तफा को गिरफ्तार करके टॉर्चर करके जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया था ताकि असली मुजरिम बच जाए। कांस्टेबल फिर कॉल करके कहता है, सर मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। असल में वो जुर्म अहमद ने नहीं बल्कि उस वक्त की एमएलए इंदिरा के बेटे सूरज ने किया था। एंटनी कहता है, मुझे सब पता है, मैं उस वक्त वहीं काम करता था। कांस्टेबल कहता है, सर इंदिरा भी मिसिंग है, वो मंदिर गई थी और वहां से किडनैप हो गई है। घर पर मैसेज आया है कि उसे लिबर्टी होटल के रूम नंबर 403 में रखा गया है और ये मैसेज किसी और को नहीं बल्कि आपके नंबर पर भेजा गया है। ये सुनकर एंटनी हैरान रह जाता है। तभी मीडिया में इंदिरा का वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो कहती है, मैं लिबर्टी होटल के 403 में हूं। जब मैं एमएलए थी तब प्रिया नाम की एक माइनर लड़की के साथ शोषण और मर्डर हुआ था। उसका इल्जाम हमने अहमद मुस्तफा पर डाल दिया था, जबकि सच ये था कि ये काम मेरे बेटे सूरज ने किया था और उस वक्त एंटनी ने पैसे लेकर मेरे बेटे को बचाया था। ये न्यूज वायरल होते ही एंटनी अपना पास्ट याद करता है जब इंदिरा ने उसे पैसे दिए थे और उसकी पत्नी मैरी ने पूछा था, क्या तुम गलत काम करके पैसे कमा रहे हो? एंटनी ने कहा, हाँ। तब मैरी ने कहा, ये पाप का पैसा है, जब तक तुम ये काम बंद नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और गुस्से में वहां से चली गई थी। उस दिन के बाद से मैरी ने एंटनी से बात नहीं की थी, यहां तक कि फिलिप को जन्म देते वक्त ऑपरेशन थिएटर में जाती हुई भी वो उससे नाराज थी। मैरी अपनी बेटी फिलिप को जन्म देती हुई ही मर गई थी। ये सब याद करके एंटनी को बहुत पछतावा होता है। तभी संध्या नाम की एक लेडी ऑफिसर एंटनी को कॉल करती है और कहती है, जो सैम्यूल आपके स्टेशन में था वो कई बार मेरे पास आया था। हमारे एरिया में एलिजाबेथ नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, उस केस के बारे में जानने के लिए वो मेरे पास आता था। जब भी आया उसने अपना नाम एंटनी बताया था और कहता था कि वो लिबर्टी होटल के 403 में रुका है। एलिजाबेथ को किसने मारा ये आज तक पता नहीं चला, उसका केस अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है एलिजाबेथ केस और आयरीन केस के बीच कोई कनेक्शन जरूर है, और फोन काट देती है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर वार्ड में पड़ी सैम्यूल की डेड बॉडी का वीडियो बनाकर चैनल पर भेज देता है और तुरंत टीवी पर न्यूज चलती है कि जो आदमी सरेंडर करने गया था वो अब हॉस्पिटल में है। क्या पुलिस ने उसे मारा है? एंटनी ये न्यूज देखकर टेंशन में आ जाता है कि ये बात मीडिया तक लीक कैसे हुई। तभी विद्या आती है और कहती है, सर मैंने एलिजाबेथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक की, जैसे आयरीन की जुबान और इंडेक्स फिंगर काटकर उसे मारा गया था बिल्कुल वैसे ही एलिजाबेथ के साथ भी हुआ था। दोनों मर्डर्स के बीच पक्का कोई कनेक्शन है। मुझे एलिजाबेथ के भाई इमैनुअल का नंबर मिला है, उस नंबर के आखिर में 403 था और एंटनी सोचता है कि होटल के 403 और इस नंबर के 403 में जरूर कोई कनेक्शन है, इसलिए वो तुरंत इमैनुअल को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता। दूसरी बार कॉल करने पर कॉल फॉरवर्ड होकर सीधा सैम्यूल की पत्नी के पास चली जाती है। सैम्यूल की पत्नी फोन उठाकर कहती है, सैम्यूल ने पहले ही कहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, मैं जानती हूं तुम कितने बड़े भ्रष्ट इंस्पेक्टर हो। वो बताती है, सैम्यूल एलिजाबेथ केस की जांच कर रहा था और वो लिटिल फ्लावर बोर्डिंग स्कूल में भी गया था। स्कूल का नाम सुनते ही एंटनी शॉक हो जाता है। पत्नी आगे बताती है, सैम्यूल उस स्कूल के हेडमास्टर से मिला था। हेडमास्टर कहता है, उस वक्त एक स्टूडेंट बहुत हाइपर एक्टिव था जो क्लास की लड़कियों को रुलाता था। हम समझते थे शरारत है, लेकिन एक दिन एक लड़की बोर्ड पर लिख रही थी, तब सबके सामने उस लड़के ने उसका ड्रेस खींच दिया। उसके बाद उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। उसका पिता बहुत स्ट्रिक्ट था, उसने सब बच्चों के सामने अपने ही बेटे के कपड़े उतारकर उसे मारा था। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट खुलता है, वो पिता और कोई नहीं बल्कि एंटनी ही था,
और जिसके कपड़े उतारे गए थे वो उसका बेटा फिलिप था, जो पहले से ही मानसिक रूप से बिगड़ चुका था। पत्नी आगे बताती है, इस इंसिडेंट के बाद फिलिप एक बड़ा साइको बन गया। और अब असल सच सामने आता है कि उस रात हुआ क्या था। आयरीन अपने पिता से बात करके गांव जा रही होती है और रास्ते में मेडिकल शॉप पर रुककर फोन पर बात करती है। इससे कुछ मिनट पहले एंटनी ने अपने बेटे फिलिप को राजीव के साथ ड्रग्स लेते हुए देखा था और ऊपर होटल के कमरे में जाकर दोनों को मारा था। फिलिप वहां से भागकर नीचे आया और अपने दोस्त की कार में छुप गया। एंटनी उसे ढूंढते हुए नीचे आया तो उसे नो पार्किंग में खड़ी एक कार दिखी। गुस्से में वो चेक करने गया तो उसमें आयरीन थी। आयरीन ने कहा, सर आप नशे में हैं, और वहां से चली गई। एंटनी गुस्से में उसका पीछा करने लगा। तभी फिलिप, जो कार में छुपा हुआ था, आयरीन को देखता है और याद करता है कि यही लड़की थी जिसने रेस्टोरेंट में उसके पिता को डांटा था। इसलिए वो भी गुस्से में आयरीन का पीछा करने लगता है। तीनों की गाड़ियां जंगल की तरफ जाती हैं। एंटनी अलग रास्ते पर निकल जाता है और आयरीन का पीछा छोड़ देता है। लेकिन तभी फिलिप अचानक आयरीन की कार के सामने आ जाता है, उसकी कार रोक देता है और गुस्से में पत्थर से आयरीन पर हमला कर देता है। उसके बाद उसकी जुबान और इंडेक्स फिंगर काट देता है, क्योंकि आयरीन ने उसके पिता को डांटा था और उसकी हिम्मत को ठेस पहुंचाई थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां सैमुअल की पत्नी एंटनी को बता रही होती है, कातिल और कोई नहीं, तुम्हारा अपना बेटा ही है, जो एक प्योर साइको बन चुका है। वो कहती है, अब मेरी बेटी मर चुकी है, पति भी मर चुका है, तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने भी जहर खा लिया है। मैं भी अब कुछ ही देर में मर जाऊंगी। ये सब सुनकर एंटनी टूट जाता है और अपने बेटे फिलिप को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी विद्या कहती है, सर हमने हर जगह सर्च किया, आपका बेटा कहीं नहीं मिला। पुलिस एंटनी के घर जाकर सर्च करती है और बैकयार्ड में एक जगह खुदी हुई मिलती है। खोदने पर उसमें एक कॉफिन मिलता है और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। उस कॉफिन में फिलिप नहीं बल्कि राजीव मिलता है, जो अभी भी जिंदा होता है। पुलिस समझ जाती है कि सैमुअल ने असल में किसी को नहीं मारा था, उसने सिर्फ नाटक किया था। फिर सब सोचते हैं तो फिलिप कहाँ है। एंटनी सबूतों को फॉलो करता है और एक शमशान घाट पहुंचता है। वहीं फिलिप को दफनाया गया था। एंटनी वहां पहुंचता है, लेकिन वो अपने बेटे को बाहर नहीं निकालता। उसे पता चल चुका होता है कि ये सारे मर्डर उसके बेटे ने ही किए हैं, एलिजाबेथ का भी और आयरीन का भी। और अगर ऐसा साइको लड़का बाहर रहा तो वो और भी मर्डर्स करेगा, समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। वो सोचता है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसे जीने का कोई हक नहीं है, और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद एंटोनी सीधा एसपी के पास जाता है, सरेंडर कर देता है और अपने सारे काले कारनामों को कबूल कर लेता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये थी वालाथू वाशाते कल्लन की पूरी कहानी, जहां एक बाप को इंसाफ के लिए अपने ही बेटे को खोना पड़ा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।